वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 83 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इसमें हम 100 हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम के लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 100 क्वेश्चन है, इसमें पूरे इंपॉर्टेंट है, कहीं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? धारणातीत मानसिक अवस्था, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता या तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसका उत्तर है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बौद्ध दर्शन में जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो है मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध साहित्य में निर्वाण की तुलना बुझे हुए दीपक से की गई है और बुद्ध ने कहा है कि जिस प्रकार तेल और बत्ती के रहने से दीपक जलता है और तेल व बत्ती के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार तृष्णा के क्षय से जीवन मरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तृष्णा के पर्यायवाची प्यास, तड़प, लालसा, उत्कंठा, तमन्ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है यानी सही नहीं है? इसका मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। इसमें 5 महाव्रतों के पालन का विधान है। इसमें मति, श्रुति, अवधि तथा मन पर्याय ज्ञान को महत्व दिया गया है और जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में भिक्षुणी, भिक्षु, श्रावक और श्राविका में विभक्त थे। देखिए, बिल्कुल करेक्ट है। जैन धर्म के सदस्य 4 वर्गों भिक्षुणी, भिक्षु, श्रावक और श्राविका में विभक्त थे। इसमें श्रुति, मति, अवधि तथा मन पर्याय ज्ञान को महत्व दिया गया है। इसमें 5 महाव्रतों के पालन का विधान है। पहला वाला यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसका मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं, ये गलत है। ठीक है, जैन धर्म का मूल आधार है त्रिरत्न। त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण कह लीजिए। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है और शंका विहीन ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव सम्यक आचरण है या चरित्र। ठीक है, मति का संबंध जो है इंद्रिय जनित ज्ञान से है। श्रवण ज्ञान को श्रुति, दिव्य ज्ञान को अवधि या मन मस्तिष्क की बात लेने को मन पर्याय कहा गया है। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को केवल कहा गया है, केवल्य है ये, केवल्य। ठीक है, श्रावक तथा श्राविका गृहस्थ जीवन बिताते थे। तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। दक्षिण प्रवास करने वाले जैन संत भद्रबाहु थे। और तीसरा स्टेटमेंट है, श्वेतांबरों के नेता स्थूलभद्र थे। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। गलत ये पूछ रहा है तो गलत कोई है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। दक्षिण प्रवास करने वाले जैन संत भद्रबाहु थे। श्वेतांबरों के नेता स्थूलभद्र थे। तो सारे के सारे कथन सत्य हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हो, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ? बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बुद्ध का जन्म जो है शाक्य गणराज्य में हुआ था, कपिलवस्तु। पांचवा प्रश्न है, बौद्ध धर्म की हीनयानी और महायानी शाखाओं के मतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हीनयान बुद्ध को देवता मानते हैं और उनकी पूजा जो है मूर्ति बनाकर करते हैं। महायानी बुद्ध को शिक्षक मानते हैं और उनके प्रतीकों व संबद्ध स्थलों को महत्व देते हैं। देखिए, ऊपर का नीचे लिखा हुआ, नीचे का ऊपर लिखा हुआ, दोनों के दोनों गलत हैं। हीनयानी जो हैं वो बुद्ध को शिक्षक मानते हैं, ठीक है, और उनके प्रतीकों व संबद्ध स्थलों को महत्व देते हैं। जबकि महायानी जो है वो बुद्ध को देवता मानते हैं और उनकी पूजा मूर्ति बनाकर करते हैं। तो दोनों के दोनों गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। इसमें डी है इसका आंसर।
ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि महायानी बुद्ध को देवता मानते हैं और उनकी पूजा मूर्ति बनाकर करते हैं, जबकि हीनयानी बुद्ध को शिक्षक मानते हैं तथा उनके प्रतीकों और संबद्ध स्थलों को महत्व देते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसका एक इनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, मगध से इनका संबंध है, कौशल से इसका संबंध है सीधा। तो तीसरा और चौथा भी है इसका आंसर। अवंती से नहीं है, गांधार से नहीं है। देखिए, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो मगध साम्राज्य में शामिल बोध गया में हुई तथा कौशल उनका मुख्य प्रचार क्षेत्र रहा। महात्मा बुद्ध का विभिन्न स्थानों से संबंध निम्नलिखित है। ये इंपॉर्टेंट है यूपी पीएससी के लिए भी, और यूपीएससी में पूछते हैं इसको। तो ये हैं वो सभी स्थान, जैसे कि वैशाली के समीप इनकी भेंट अलार कलाम से हुई, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो वैशाली हो गया एक। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, तो लुम्बिनी हो गया। कौशल में बुद्ध ने सर्वाधिक प्रचार किया। कुशीनगर में इनकी मृत्यु। गांधार तथा अवंती से इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा। माध्यमिक तथा शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन है। ठीक है, ए है इसका आंसर। देखिए, माध्यमिक अथवा शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन है। इनकी पुस्तक माध्यमिक कारिका है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर निर्भर है। शून्य एक परम सत्यता है जो वर्णातीत है। परम सत्ता है, ठीक है, जो वर्णातीत है। वर्णातीत मतलब वर्णन से परे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। ऋग्वैदिक लोग अयस शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए करते थे? ऋग्वैदिक लोग अयस शब्द का प्रयोग करते थे ताम्र के लिए, तांबे के लिए। देखिए, ऋग्वैदिक काल में हम धातु यानी सोना, तांबा, कांस्य, लकड़ी, चर्म, वस्त्र आदि से संबद्ध शिल्प को विकसित होता पाते हैं। वेदों में अयस शब्दों का उल्लेख तांबे तथा कांस्य के लिए किया गया है। लोहे के लिए श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो अयस है तांबा या कांसा और श्याम अयस लोहा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस व्यवसाय का उल्लेख उत्तर वैदिक काल साहित्य में मिलता है? उत्तर वैदिक काल साहित्य में बढ़ई भी हैं, व्यापारी भी हैं, कुम्हार भी हैं, चर्मकार भी हैं, सभी हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। उत्तर वैदिक की बात हो रही है, यानी वैदिक काल के बाद का समय। देखिए, वैदिक काल में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में कृषि ही लोगों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन थी। ऋग्वेद की तुलना में उत्तर वैदिक साहित्य में विभिन्न अनाजों का वर्णन है और अतरंजी खेड़ा से जौ, चावल एवं गेहूं के प्रमाण भी मिलते हैं। धातु शोधन, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी का उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में मिलता है। तो सभी आंसर। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। पूर्व वैदिक आर्य मूर्ति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। भक्ति करते थे, प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे, प्रकृति पूजा करते थे और भक्ति करते थे। पूर्व वैदिक आर्य जो है वो प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। बी है इसका आंसर। देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों के देवता प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित थे, जैसे कि अग्नि तो आग का देवता हो गया, वरुण जल का देवता हो गया, मित्र प्रतिज्ञा का देवता, सोम वनस्पति का देवता एवं औषधि का देवता। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन किसका देवता ये भी पूछ लेता है एग्जाम्स में। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। 11 प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करेंगे। यह है नदी, यह है उनके प्राचीन नाम। अस्किनी किसका प्राचीन नाम है? दृशद्वती किसका है? कुंभा किसका है? नदीत्मा किसका है? नदीत्मा सरस्वती का प्राचीन नाम है, कुंभा काबुल का प्राचीन नाम है, दृशद्वती घग्गर का प्राचीन नाम है, अस्किनी चेनाब का प्राचीन नाम है। सारे के सारे ऑलरेडी सही सम्मिलित हैं। तो 1 2 3 4 वाला पकड़िए, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, अस्किनी जो है वो चेनाब का प्राचीन नाम, दृशद्वती घग्गर का प्राचीन नाम, कुंभा काबुल का प्राचीन नाम, नदीतमा सरस्वती का प्राचीन नाम।
इसके अतिरिक्त भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है, झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, रावी का परुषणी, गोमती का गोमल। ठीक है। और ऋग्वेद में सरस्वती व सिंधु का उल्लेख अनेक बार किया गया है। हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पा कालीन लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। बाएं से दाईं ओर मतलब लेफ्ट टू राइट, जैसे ये लिख रहा हूं मैं। ठीक है, या इस तरह से क्वेश्चन इसी तरह से तो एग्जाम्स में लेफ्ट टू राइट बचपन से ये तो पढ़ा होगा आपने। लेकिन जो हड़प्पा कालीन लिपि है वो राइट टू लेफ्ट थी। ठीक है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो पहला वाला गलत है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। देखिए, हड़प्पा कालीन लिपि सामान्यतः दाईं से बाईं ओर, ठीक है, दाईं से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। हालांकि यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, परंतु इस काल में प्राप्त कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना, ठीक है, दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण नहीं करता है? इनकी लिपि प्रायः चित्रात्मक, सीधी लकीरों वाली एवं भाव चित्रात्मक थी। ये अपने भवनों का निर्माण कच्ची मिट्टी एवं पकी हुई ईंटों से करते थे। कच्ची एवं पकी हुई ईंटों से करते थे। इनके नगर योजनाबद्ध तरीके से ग्रिड पैटर्न पर बने हुए थे। इनके विशाल महल होते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के ना तो विशाल महल थे ना भव्य मंदिर। ये दोनों स्टेटमेंट पूछे जाते रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। स्टेट पीसीएस में दिखाई दें, यूपीएससी सिविल सेवा में दिखाई दें, एलिमिनेट कर दीजिएगा। एक स्टेटमेंट ये भी रखते हैं कि इनके पास बड़े बड़े रथ हुआ करते थे जिनको घोड़े खींचते थे। तो वो भी गलत है, क्योंकि घोड़े का तो ज्ञान ही नहीं था इनको। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। जो गलत है यहाँ पर वो पहला वाला ही गलत है। ग्रिड पैटर्न इंपॉर्टेंट, पकी हुई ईंटें हैं। ठीक है, लिपि जो है चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है, सीधी लकीरों वाली है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक मुख्य विशेषता है उनका उच्च स्तरीय नगर नियोजन। सड़कें समकोण पर काटती थीं। ठीक है, प्राप्त अवशेषों में कुछ विशाल भवनों के अवशेष भी मिले हैं, परंतु उनके विषय में किसी प्रकार का अनुमान कर पाना, विशेषकर यह कि वे मंदिर थे या राजमहल, कठिन है। इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करिए। लोथल, कालीबंगा, दयामाबाद, बनवाली। गुजरात का लोथल, राजस्थान का कालीबंगा, बनवाली हरियाणा का। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य लोथल से, और कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्तियां दयामाबाद से, और मिट्टी का हल बनवाली। तो ए का 2 हो गया, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो बी है इसका आंसर। देखिए, कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है, चनाबे सरसों के साक्ष्य मिले, अलंकृत ईंट मिली। लोथल से फारस की मोहर, 3 युगल समाधान और चावल के साक्ष्य मिले। दयामाबाद यहाँ से उत्तर हड़प्पा के बाद ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक कुत्ते तथा कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं दयामाबाद से। और बनवाली से मिट्टी का हल, जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है पारिस्थितिकी अवनति। ठीक है, आर्यों का आक्रमण नहीं है, तो जहाँ जहाँ आर्यों का आक्रमण नहीं है इसको बहुत बड़ा इसमें रखते हैं। ठीक है, आर्यों का आक्रमण को हमेशा गलत करना है, एलिमिनेट करना है। देखिए, हड़प्पा के पतन के संदर्भ में विद्वानों में किसी एक कारण पर सहमति नहीं बनती है, परंतु पतन के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य एवं तथ्य पारिस्थितिकी अवनति को माना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकालों के
अन्वेषण से पता चलता है कि ये किसी एक ही काल से संबंध नहीं रखते, अतः आर्य आक्रमण से इस सभ्यता की समाप्ति की संभावना क्षीण होती है। नंबर 16 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ईंटों की इमारतें, पूजा का भवन, पहला पक्का मेहराब या कला और वास्तुकला। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, सड़कें समकोण पर काटती थीं और क्या क्या, ईंटों की इमारतें थीं, वो भी पकी हुई। तो ईंटों की इमारतें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान का नाम? R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी, जेम्स प्रिंसेप या जॉन मार्शल? जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति। 1921 में एक नाम है दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज करने वाले पहले व्यक्ति। और R.D. बनर्जी मोहनजोदड़ो या मुर्दों के टीले की खोज की 1922 में। सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है? अब ये नहीं पूछ रहा कि भारतीय है या भारत के बाहर, तो सबसे बड़ा तो मोहनजोदड़ो ही है। ठीक है, भारत में पूछ ले तो बनवाली, सॉरी, राखीगढ़ी। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो है पाकिस्तान, बलूचिस्तान में। और राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में सैंदव स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, जिस नदी के किनारे होंगे वो नदी। बहुत पूछते हैं, हड़प्पा को रावी नदी के किनारे है, चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे, बनावली घग्गर नदी के किनारे, और धौलावीरा गुजरात का लूनी नदी के किनारे। ठीक है, देखिए, बनावली पूछ ले तो घग्गर नदी के तट पर है, फतेहाबाद में। राखीगढ़ी पूछ ले तो हिसार में, घग्गर नदी के किनारे ये भी। गुजरात का धौलावीरा लूनी नदी के तट पर। और चन्हूदड़ो पाकिस्तान का सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा पाकिस्तान का रावी नदी के तट पर। लोथल गुजरात का भोगवा नदी के तट पर। ये पैर 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 हो गया है, ये पर है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? कब्र में 2 लोगों के शव, लोथल से, चन्हूदड़ो से, हड़प्पा से या फिर मोहनजोदड़ो से। कब्र में 2 लोगों के शव, लोथल, गुजरात का लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल से एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? लोथल है, मेहरगढ़ है, धौलावीरा है, सोत का कोह नहीं है, डी है इसका आंसर। सॉरी, मेहरगढ़ नहीं है, मेहरगढ़। सोत का कोह तो है, धौलावीरा भी है, लोथल भी है। मेहरगढ़ नहीं है, मेहरगढ़ एक नवपाषाण कालिक स्थल है, सी है इसका आंसर भाई। देखिए, मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान के काची मैदान पर बोलन के पास स्थित एक नवपाषाण स्थल है। ठीक है, बाकी लोथल गुजरात, धौलावीरा गुजरात और सोत का को पाकिस्तान से बस्तियों के अवशेष मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से बांध, तटबंध, विशाल जलाशय आदि। डॉकयार्ड कब्रिस्तान एक बंदरगाह शहर, चावल की भूसी, गुजरात के लोथल से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से, ये सब याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, युद्ध या कृषि? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कंफ्यूजिंग भी है, कृषि है इसका आंसर। ठीक है, शिकार लगा देते हैं कई। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चावल, खजूर, सरसों और कपास। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, प्रश्न भले यूपीपीएससी के लिए कराए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में, गुजरात में लोथल, धौलावीरा भी गुजरात में, राखीगढ़ी है हरियाणा में।
सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में स्थित है। यह स्थल सरस्वती नदी के मैदान में मौसमी घग्गर नदी से लगभग 27 किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा पूछ ले तो पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो लरकाना सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर, चन्हूदड़ो नवाबशाह सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर, गुजरात का लोथल अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। इसके अतिरिक्त बनवाली फतेहाबाद हरियाणा का घग्गर नदी के तट पर, धौलावीरा कच्छ गुजरात का लूनी नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर अवस्थित नहीं है? चन्हूदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, कोट दीजी है, रोपड़ नहीं है। देखिए रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे है। चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे। गिरनार शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सारे स्टेटमेंट जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। पहला है यह जूनागढ़ गुजरात में है। इसमें रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के लेख भी मिलते हैं। इससे सुदर्शन झील के विषय में जानकारी मिलती है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। पहला वाला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। देखिए गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात में है। इसमें रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के लेख भी मिलते हैं। इससे सुदर्शन झील के विषय में जानकारी मिलती है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त, अशोक के समय तुषास्क, रुद्रदामन के समय सुविशाख तथा स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित ने कराया। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने, जीर्णोद्धार कौन कौन करा रहा देख लीजिए और किसके समय में करा रहा है, ये पूछ लेता है एग्जाम्स में। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की संख्या 4 है। पहला सही है, दूसरा गलत है। वेदांगों की संख्या 6 है, 4 नहीं है। 4 तो वेद हैं, वेदांग तो 6 हैं। देखिए वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए तथा वैदिक कर्म कांडों को प्रतिपादित करने में सहयोग देने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? त्रिपिटकों की रचना गौतम बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति के पश्चात हुई। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों तथा वचनों को संग्रहित किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। अभिधम्ब में जातक कथाओं का वर्णन है। ये 3 पिटक आपने सुने होंगे, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। ये किसमें क्या है ये सब पता होना चाहिए आपको। जातक कथाओं का जो वर्णन है वो सुत्त पिटक में है, अभिधम्म पिटक में नहीं है। गलत है, डी वही आंसर है। देखिए सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक में ईसा से पूर्व की शताब्दियों में भारत के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विमोचन किया गया है। तो विकल्प डी वाला जो है वो सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत हैं। ठीक है, उसके 10वें भाग में इन कथाओं में क्या क्या है? क्या है? बौद्ध गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किसमें? सुत्त पिटक में, जातक कथाओं के रूप में। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक प्रार्थना, सम्यक आचरण। देखिए सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। चरित्र या आचरण कुछ भी, सम्यक प्रार्थना जैसा कुछ नहीं है। किसी भी कार्य की सफलता 3 बातों पर निर्भर होती है, श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया। जैन शास्त्रों में इन्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण कहते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में किसे बौद्ध पंथों में से किसे
बोधिसत्वयान भी कहा जाता है। बोधिसत्वयान भी कहा जाता है किसको? हीनयान या महायान में से एक उत्तर है। बोधिसत्वयान भी कहा जाता है महायान को, बी है इसका आंसर। महायान को बोधिसत्वयान या बृहतयान भी कहा जाता है। इसका अर्थ है बृहतयान, यानी अधिकाधिक प्राणियों को निर्वाण सुख की प्राप्ति का महापथ ग्रस्तों के लिए भी संभव है। कालांतर में ये मूर्ति पूजा करने लगे। इसमें सुखावती यानी स्वर्ग की परिकल्पना भी उभर कर आई, जिसके अभिभावक अमिताभ हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महायान बौद्ध में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी सिविल सेवा में भी और यूपी पीसीएस में भी। क्या है इसका उत्तर? वज्रपाणी, पद्मपाणी, मैत्रेय या मंजूश्री? महायान बौद्ध में बोधिसत्व को और किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणी, सी है इसका आंसर। देखिए, बौद्ध दर्शन में माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महत्वपूर्ण है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक सभी मनुष्यों को निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर या पद्मपाणी वैदिक युगीन देवता विष्णु हैं। कार्ले का विशालतम स्तूप बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है? किसका करता है? हीनयान का करता है, बी है इसका आंसर। देखिए, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान नहीं थी? प्राणियों की हिंसा का निषेध, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध, फलवत्ता का निषेध और तप और भोग की अति का परिहार। देखिए, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों ही प्राणियों की हिंसा का निषेध करते हैं, यानी प्राणियों के प्रति वो हिंसक नहीं है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था दोनों में है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध दोनों करते हैं। तप और भोग की अति का प्रहार बौद्ध धर्म करता है लेकिन जैन नहीं करता, इसलिए पहला वाला गलत है। देखिए, तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। अन्य तीनों लक्षण समान रूप से तीनों धर्मों में पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य तीन लक्षण समान रूप से दोनों धर्मों में पाए जाते हैं। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में शामिल नहीं है? ब्रह्मचर्य अपनाने पर जोर है, अस्तेय है, अहिंसा है, नैतिकता जैसा कुछ नहीं है, अपरिग्रह है। देखिए, जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन कौन से? अहिंसा, अहिंसा का मतलब है जीव को चोट मत पहुंचाइए, जीव को चोट ना पहुंचाना। सत्य मतलब कभी झूठ ना बोलना। अस्तेय चोरी ना करना। अपरिग्रह संपत्ति का संचय ना करना। और ब्रह्मचर्य मतलब सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। ठीक है, ये हैं 5। 34वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लौह अस्त्र सर्वाधिक संख्या में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? वैसे तो सबसे मिला, लेकिन सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। बटेसर से मिले, हस्तिनापुर से मिले, आलमगीरपुर से, लेकिन सर्वाधिक अतरंजी खेड़ा। उत्तर वैदिक कालीन स्थलों से अभी तक लौह अस्त्रों की सर्वाधिक संख्या अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुई है। कुरु पंचाल प्रदेश में स्थित बटेसर, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर से भी लौह के अस्त्र प्राप्त हुए हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। 35वां प्रश्न है, यूपी टीजीटी जो होने वाला है आने वाले टाइम में नवंबर दिसंबर में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न।
प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग में नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। गोत्र है, वंश है, कुल है, कोश नहीं है। देखिए, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश, गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है। इसी को भरना है सारे नेता भारत में वर्तमान में। देखिए, 36वां प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है महाजनपद और कौन सी उसकी राजधानी होगी, वो है इसमें। और ये कूट भी दिख रहे हैं ABCD आपको। चेदी महाजनपद की राजधानी है सुक्तिमती, तो ए का हो गया 4, यानी पहला तो होगा नहीं। वत्स की है कौशाम्बी, दूसरे का हो गया, तीसरा हो गया एलिमिनेट। मल्ल की हो गई कुशीनगर, पांचाल की हो गई अहिछत्र। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो चेदी सुक्तिमती यहाँ की राजधानी थी। शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध राजा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। बुद्ध काल में यहाँ उदयन का शासन था और मल्ल की राजधानी कुशीनारा। पांचाल में भी 2 हैं। उत्तरी पांचाल की पूछ ले तो अहिछत्र और दक्षिणी की पूछ ले तो काम्पिल्य। 37वां प्रश्न सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव। इंडिका पुस्तक किसकी, सीयों की किसकी, फोक्यों की किसकी, तहकीक अल हिंद या किताब उल हिंद किसकी? अलबरूनी की है तहकीक उल हिंद, हुएनसांग की है, सीयू की, फाहियान की है, फोक्यों की। इंडिका बहुत पूछते हैं मैगस्थनीज की। ए का हो गया 4, सभी में है ए का 4। बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, डी का हो गया 1। ये है इसका आंसर। देखिए, मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी, ठीक है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय भारत आया, उसने फोक्यों की पुस्तक लिखी। हुएनसांग भारत में लगभग 15 वर्ष रहा, उसने अपनी पुस्तक सीयू की में भारत को क्या कहा है? यिंतु कहा। यिंतु का अर्थ क्या होता है? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। अबू रिहान अथवा अल बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। उसने अपनी पुस्तक तहकीक उल हिंद या किताब उल हिंद में भारत की सामाजिक और आर्थिक दशाओं का वर्णन किया है। बड़ी ही महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है ये सारी। जैसे तो सारे टॉप 100 हैं ये। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने नालंदा व विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की? हुएनसांग, फाहियान, इत्सिंग या चाउ जू कुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इत्सिंग। देखिए, इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों में लंबा समय व्यतीत किया। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी। 39वां प्रश्न है, पहिए का आविष्कार निम्नलिखित में से किस युग में हुआ था? स्कूल में पढ़ा होगा आपने। देखिए, आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण युग में। ये है इसका आंसर। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल के अंतिम चरण में लगभग 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में हुआ था। पहले पहिए ठोस लकड़ी के चक्कों के रूप में थे और इनका उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने और औजार बनाने के लिए किया जाता था। बाद में सुमेरियन सभ्यता के दौरान इनका उपयोग परिवहन के लिए किया जाने लगा। 40वां प्रश्न है, आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था? होमो हेबिलिस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन या रामाफिथेकस? क्रो-मैग्नन मानव, बी, सी। देखिए, वर्तमान या आधुनिक मानव का पूर्वज क्रो-मैग्नन मानव था। रामाफिथेकस की बात करें तो मानव वंशानुक्रम का सबसे पहला पूर्वज है। 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व यह मायोसीन युग में पाया जाता था। 41वां प्रश्न है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित के उल्लेख मिलते हैं वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में या सूत्रों में? क्या है इसका आंसर? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित के उल्लेख मिलते हैं पुराणों में। सी है इसका आंसर।
देखिए पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवता व राजाओं के वंश वृक्ष का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं व घटनाओं का वर्णन है। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। पहला है मिताक्षरा, इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की। और दूसरा है दाय भाग, इसकी रचना जी मूतवाहन ने की। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दें या ऐसे ही सही सुमिलित हैं दोनों? ऐसे ही सही सुमिलित हैं दोनों के दोनों। सी है इसका आंसर। देखिए मिताक्षरा इसकी रचना जो है विज्ञानेश्वर ने की। ये कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी थे। इनके अनुसार पिता के जीवन काल में भी पुत्रों को संपत्ति का अधिकार मिल सकता है। ठीक है। मिताक्षरा का प्रभाव आज बंगाल, असम तथा कुछ पूर्वी राज्यों को छोड़कर समस्त भारत में देखा जा सकता है, जहां पिता अपने जीवन काल में संपत्ति का बंटवारा अपने पुत्रों में कर देता है। ठीक है, शादी हो जाती है तो कर देते हैं, एक हिस्सा अपने पास भी रख लेते हैं। देखिए दाय भाग जो है इसकी रचना जीमूत वाहन ने की है और इनके अनुसार पिता के जीवन काल में पुत्र उसकी संपत्ति के अधिकारी नहीं हैं, याद रखना। 43वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। लेखक और आगे हैं उनकी पुस्तकें या कह लीजिए रचना या रचनाकार। बहुत पूछते हैं मुद्रा राक्षस को, किसकी रचना है? विशाख दत्त की। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की। वृहद संहिता बराहमिहिर की है और विक्रमांक देवचरित विलहण की है। ए का हो गया 3 और बी का हो गया 1। ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 और सी का हो गया 2, तो डी का हो गया 4। तो इसको काट के ए कर दो। देखिए वृहद संहिता वराह मिहिर का व्यवहारिक ज्योतिष ग्रंथ है। मृच्छकटिकम एक ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा है। शूद्रक ने इसमें राज्य क्रांति को बहुत कुशलता पूर्वक दर्शाया है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। विक्रमांक देवचरित विलहण द्वारा लिखी गई है। गणिका यानी वैश्या, नगर वधू। नंबर 44, हर्षवर्धन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की। रत्नावली 4 अंकों का नाटक है जिसमें राजा उदयन तथा रानी वाशवदत्ता के अंतपुर में दासी के रूप में रह रही सिंगल राजकुमारी रत्नावली का मुग्ध प्रणय चित्रित है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सी होगा इसका आंसर। तो दोनों के दोनों सत्य हैं। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की। और हर्षचरित के पूछ ले तो रचनाकार बाघ भट्ट हैं। ठीक है। रत्नावली जो है 4 अंकों का नाटक है जिसमें राजा उदयन तथा रानी वाशवदत्ता के अंतपुर में दासी के रूप में रह रही सिंगल राजकुमारी रत्नावली का मुग्ध प्रणय चित्रित है। रत्नावली को संस्कृत साहित्य का सबसे सरस व सरल नाटक माना जाता है। इसमें हर्ष के लेखन में नाट्य कला का चरम विकास परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है 45वां, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। सूची 1 में है लेखक और सूची 2 में है पुस्तकें। पढ़िए और सोचिए कि आंसर क्या होगा। देखिए मालती माधव भावभूति की रचना है। रामचरित संध्याकर नंदी की रचना। रामचरित पूछ रहा है, रामचरितम नहीं, रामचरित मानस नहीं, ठीक है, केवल रामचरित। कर्पूर मंजरी बड़ी फेमस रचना है राजशेखर की, बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। तो इसमें तो 1 2 3 4 वाला ही हो गया, ए है इसका आंसर। देखिए संस्कृत नाटक के क्षेत्र में महाकवि भवभूति का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने 3 रूपकों की रचना की थी।
महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। रामचरित जो है इसकी रचना संध्याकानंदी ने की और यह बंगाल के शासक रामपाल की जीवनी है। राजशेखर द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं, कर्पूर मंजरी बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में, प्रबंध कोश, भुवन कोश, बाल रामायण और दयाश्रय महाकाव्य। सोमदेव की बात करें तो सोमदेव क्षेमेंद्र के समसामयिक थे। सोमदेव की प्रमुख रचना है कथा सरित सागर। और क्षेमेंद्र की क्या है? सोमदेव की है कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की क्या है? क्षेमेंद्र की है वृहत कथा मंजरी। 44वां प्रश्न 46वां प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे देगा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें क्या क्या है? इसमें भी लेखक और पुस्तकें हैं। हेमचंद्र लेखक हैं, जिनसन लेखक हैं, उद्धोतन सूरी लेखक हैं, हरिभद्र सूरी लेखक हैं। हेमचंद्र की पुस्तक का नाम है परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, तो पहले का पहला हो गया, जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए। ए या बी में से आंसर होगा। उद्धोतन सूरी की रचना का नाम है, पुस्तक का नाम है कुबलय माला। जिनसेन की रचना है आदि पुराण और हरिवंश पुराण और हरिभद्र सूरी की रचना है समादित्य कथा। तो बी है इसका आंसर। हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन, उद्धोतन सूरी की कुबलय माला, जिनसेन की आदि पुराण व हरिवंश पुराण और हरिभद्र सूरी की समादित्य कथा धर्मबिंदु व अनेकांत विजय। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन कौटिल्य का जीवन व्रत है। ठीक है, उपरोक्त लेखकों के अतिरिक्त भद्रबाहु, नैचंद सूरी और बिमल सूरी प्रमुख जैन विद्वान थे। ठीक है, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की, नैचंद सूरी ने हम्मीर रासों की रचना की और पद्मचरितया की बिमल सूरी ने पद्मचरितया पद्म पुराण की रचना की बिमल सूरी ने। एशिया माइनर में लगभग 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त बोगाजकोई अभिलेख में किन देवताओं का वर्णन मिलता है? किन देवताओं का वर्णन मिलता है? इंद्र का मिलता है, वरुण का मिलता है। ठीक है, वरुण का मिलता है, इंद्र का मिलता है, इंद्र का मिलता है, वरुण का मिलता है, नास्त्य का मिलता है। ठीक है, और मित्र का मिलता है। तो जहाँ जहाँ है, रुद्र नहीं है हटा दीजिए, शिव नहीं है हटा दीजिए, अग्नि नहीं है हटा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोगाजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। डी है इसका आंसर। देखिए, संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसकी लिपि है ब्राह्मी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील का पुनरुद्धार सुविशाख द्वारा स्वयं के कोष से कराने तथा यज्ञश्री सातकर्णी के पुत्र पुलमावी से अपने पुत्री का विवाह करने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों का वर्णन किया गया है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी और शैली चंपू है। इस अभिलेख पर अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर के लेख हैं। इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान का विस्तृत वर्णन है, किंतु उसके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की सूचना नहीं मिलती। देखिए, पहला वाला दूसरा वाला तो सही है, क्या तीसरा वाला भी सही है? तीसरा वाला भी सही है, तो तीनों के तीनों यहाँ करेक्ट हो जाते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सभी विजय अभियानों का वर्णन मिलता है, परंतु उसके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं मिलता। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी और शैली जो है वो चंपू काव्य की तरह है।
ठीक है। साथ ही इस अभिलेख पर अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर के लेख हैं। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त हुई? इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सी है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमेइक, बी है इसका आंसर। देखिए, अशोक के शिलालेख या अभिलेख राज्यादेश के रूप में जानकारी किए गए हैं। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरमेइक लिपि तथा यूनानी ग्रीक लिपि दोनों में है। सम्राट अशोक ने शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखवाए। तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक सब हो गई। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। सूची 1 में क्या है? अशोक के अभिलेख और संबंधित वर्तमान स्थल। कालसी या कलसी बहुत पूछते हैं यूकेपीएससी के एग्जाम्स में। एरगुडी, सोपारा, मानसेहरा, कहाँ, क्या क्या? कालसी तो देहरादून में, कूट भी देख लेते हैं इनके। ठीक है, पहले का पहला कितने में है? 2 में है पहले का पहला। कालसी देहरादून में हो गया। और एरगुडी आंध्र प्रदेश में, सोपारा पाकिस्तान में, मानसेहरा महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। ठीक है, पहले का जो मिलान होता है वो कालसी या कलसी देहरादून में, एरगुडी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र और मानसेहरा है पाकिस्तान में। सी का 4 है, डी का 3 है। कालसी देहरादून, ठीक है, एरगुडी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, मानसेहरा पाकिस्तान में है। मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है, जिसकी लिपि खरोष्टी है। इसके अतिरिक्त शाहबाज गढ़ी भी पाकिस्तान के पेशावर में स्थित खरोष्टी लिपि में लिखित अशोक का एक अन्य अभिलेख है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है वो साहित्य अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है? साहित्य अकादमी देती है भाषा सम्मान पुरस्कार, बाल युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ नामक संस्था द्वारा दिया जाता है। साहित्य अकादमी प्रदत्त पुरस्कारों की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, भाषा सम्मान पुरस्कार हो गया, युवा पुरस्कार हो गया, बाल साहित्य पुरस्कार हो गया, अनुवाद के लिए पुरस्कार हो गया, और सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ये कौन देता है? ये देता है के बिड़ला फाउंडेशन। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन एक संलग्न संस्था है? ये है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे, तेज कर दीजिए जरा। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तुजुक ए बाबरी में तोपों के निर्माण का वर्णन मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट है, आई ने अकबरी में अकबर द्वारा इत्र कार्यालय के विनियमन का उल्लेख किया गया है। दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। देखिए, मुगलों के आगमन के पश्चात भारत में तोपों का निर्माण एवं उनका उपयोग आरंभ हुआ। तुजुक के बाबरी में तोपों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। आईन अकबरी में अकबर द्वारा एक इत्र विभाग की स्थापना का वर्णन मिलता है। आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा कृत रचना है, बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, आर्यभट्ट ने धरती बादल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वराहमिहिर को वराह की उपाधि कृष्णदेव राय द्वारा प्रदान की गई। देखिए, धरती बादल का सिद्धांत जो है वराहमिहिर ने ही प्रतिपादित किया, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और वराहमिहिर को वराह की उपाधि कृष्णदेव राय ने प्रदान नहीं की थी, गलत है दोनों के दोनों कथन, डी है इसका आंसर। वराहमिहिर ने अपनी पुस्तक बृहद संहिता में धरती बादल का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है, तो पहला हो गया गलत। ठीक है, उनके अनुसार भूकंप का संबंध पौधों के प्रभाव, पशु के आचरण, भूमिगत जल, समुद्र के भीतर चल रही गतिविधियों और असमान रूप से बादल के निर्माण से है। वराहमिहिर ने भूविज्ञान, जल विज्ञान तथा पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया।
और गुप्त काल में उनकी गिनती नवरत्नों में की जाती थी। उनकी सटीक भविष्यवाणी के कारण राजा विक्रमादित्य ने, किसने? राजा विक्रमादित्य ने उन्हें बराह की उपाधि प्रदान की। बाराह की उपाधि प्रदान की। उन्होंने 6 पशुओं तथा 36 पौधों की एक सूची का निर्माण किया जो जल की उपस्थिति का संकेत दे सकते थे। दोनों के दोनों गलत हैं। सुलभ सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी? सुलभ सूत्र की रचना की है बोधायन ने। देखिए, गणित पर लिखी गई सबसे पहली पुस्तक बोधायन द्वारा रचित सुलभ सूत्र है। इसमें पाई और पाइथागोरस के समान प्रमेय अवधारणाओं का भी उल्लेख मिलता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करेंगे। नीचे देखे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। महोत्सव और यह है स्थान का नाम। देवा शरीफ, गंगा सागर मेला, पुष्कर मेला, मंदसार महोत्सव। पुष्कर मेला राजस्थान का, देवा शरीफ हो गया उत्तर प्रदेश का। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, तो डी का हो गया 4। जहाँ जहाँ डी का 4 नहीं है उसको हटा दीजिए। पुष्कर मेला हो गया राजस्थान का, बी का हो गया तीसरा, ठीक है, सी का हो गया चौथा। तो मंदसार महोत्सव बिहार का हो गया और गंगा सागर मेला बंगाल का हो गया। तो सी हो गया इसका आंसर, कलकत्ता बंगाल का। देखिए, मंदसार महोत्सव का आयोजन बांका बिहार में, पुष्कर मेला लगता है अक्टूबर नवंबर के महीने में अजमेर राजस्थान में, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े पशु मेले में से एक है। गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के अवसर पर कोलकाता के निकट उस स्थान पर आयोजित किया जाता है जहां हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बाकी देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में प्रतिवर्ष उर्स के अवसर पर लगने वाला मेला अक्टूबर नवंबर माह में लगभग 10 दिनों तक चलता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का जीवंत उदाहरण है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग सैयद हाजी वारिस अली शाह के मकबरे पर चादर चढ़ाने आते हैं। नाम याद रखिएगा। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित 13वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक का नाम है सारंगधारा। सारंगधारा संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किस विज्ञान से है? सारंगधारा संहिता का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा विज्ञान से, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान से। इसमें मूत्र परीक्षण के लिए अफीम के उपयोग का वर्णन मिलता है। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। पुस्तक हैं एक तरफ और दूसरी तरफ हैं उनके विषय। आर्यभट्टियम खगोल विज्ञान तथा गणित की पुस्तक, पंच सिद्धांतिका ज्योतिष की पुस्तक, माधव निदान शल्य क्रिया। देखिए, शल्य क्रिया पर आधारित माधव निदान नहीं है। दूसरा सही है, तीसरा सही है, सी है इसका आंसर। सुश्रुत संहिता है शल्य क्रिया पर लिखी गई पुस्तक। माधव निदान रोग विज्ञान पर आधारित पुस्तक है, माधव द्वारा रचित है। और सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा शल्य क्रिया पर। बराह मिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक पंच सिद्धांतिका ज्योतिष पर आधारित पुस्तक है। आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टियम खगोल विज्ञान तथा गणित पर आधारित पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है ये। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। एक है पुस्तक, दूसरी तरफ है विषय। सुश्रुत संहिता के सामने लिखा है राइनोप्लास्टी तथा नेत्र विज्ञान। चरक संहिता के सामने लिखा है औषधीय प्रयोजन के लिए पौधों तथा जड़ी बूटियों का उपयोग। बिल्कुल, सुश्रुत संहिता शल्य क्रिया है, राइनोप्लास्टी आती है उसमें, यानी नाक की सर्जरी। सी है इसका आंसर, दोनों सही हैं। देखिए, सुश्रुत संहिता का संबंध शल्य क्रिया और प्रसूति की व्यवहारिक समस्याओं से है। इनमें राइनोप्लास्टी यानी प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, जो एग्जैक्ट नाम है राइनोप्लास्टी, वो नाक की सर्जरी के लिए है। नेत्र विज्ञान मोतियाबिंद का निष्कासन का विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। सर्जरी या शल्य चिकित्सा को शास्त्र कर्म कहा जाता था। सुश्रुत संहिता में शल्य क्रिया के विभिन्न चरणों का विस्तृत विवरण दिया गया। चरक संहिता की अगर बात करें तो चरक संहिता मुख्य रूप से औषधीय प्रयोजन के लिए पौधों और जड़ी बूटियों के उपयोग से संबंधित है। यह पुस्तक आयुर्वेद विज्ञान से संबंधित है। इसमें पाचन चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म तथा प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम पर व्यापक लेख लिखे गए हैं।
इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। 61वां प्रश्न, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें सत्य होगा। चिकित्सा की यूनानी प्रणाली का वर्णन फिरदौस हिकमत में मिलता है। चिकित्सा की यूनानी प्रणाली। भारतीय दार्शनिक कणाद तथा पकुध कात्यायन ने सबसे पहले परमाणुओं की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि संसार इन्हीं परमाणुओं का बना है। नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे क्या? कोई सही है भी इसमें? होगा, बिल्कुल होगा, सारे सही हैं। ठीक है, सारे सही हैं, ये डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, चिकित्सा की यूनानी प्रणाली का आगमन यूनान से भारत में अली बिन रब्बान द्वारा रचित पुस्तक फिरदौस हिकमत के साथ हुआ। भारतीय दार्शनिक कणाद तथा पकुद कात्यायन ने सबसे पहले परमाणुओं की अवधारणा के आधार पर स्पष्ट किया कि यह भौतिक संसार इन्हीं परमाणुओं से बना है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत की तरह इन्होंने भी माना कि परमाणु अविनाशी है। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। वह मूल धातु को सोने में रूपांतरित करने में निपुण थे। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। शून्य का उल्लेख संख्या के रूप में पहली बार भास्कराचार्य की पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में मिलता है। फेजी ने लीलावती का अनुवाद फारसी में किया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में तथा फिरोज शाह बहमनी ने दौलताबाद में वैधशाला की स्थापना की। देखिए, दूसरा तीसरा तो सही लग रहा है यहाँ पर, क्या पहला वाला भी सही है? शून्य का उल्लेख संख्या के रूप में पहली बार भास्कराचार्य की पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में मिलता है, क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बात गलत है, ब्रह्मगुप्त होगा। देखिए, शून्य का उल्लेख पहली बार एक संख्या के रूप में ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित या लिखित पुस्तक ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका में मिलता है। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की और 4 भागों में विभक्त है वो, लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रहगणित। तो पहला तो हो गया गलत, दूसरा वाला सही है। फेजी ने लीलावती का अनुवाद फारसी में किया। ABCD बनाकर पूछ लेगा, किसने लीलावती का अनुवाद फारसी में किया? फैजी ने। खगोल शास्त्र के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में और फिरोज शाह बहमनी ने दौलताबाद में वैधशाला की स्थापना की, तो तीसरा सही है। 63वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करेंगे। सूची 1 में पुस्तक, सूची 2 में क्या है, उनके लेखक। गणित सार संग्रह किसकी है? सिद्धांत शिरोमणि किसकी? तंत्र संग्रह किसकी? ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका किसकी? ऊपर था भी। और ये हैं आपके कूट नीचे, बताइए। गणित सार संग्रह महावीराचार्य, ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। तंत्र संग्रह नीलकंठ सोमासुतवन और ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका ब्रह्मगुप्त। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, डी है इसका आंसर। देखिए, सूची का सही सुमेल कुछ इस प्रकार से होगा। गणित सार संग्रह महावीराचार्य, ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। तंत्र संग्रह नीलकंठ सोमासुतवन। ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका ब्रह्मगुप्त। 64वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। तो जरा फिर से एक बार पुस्तक और उनके लेखक। सरस्वती चंद्र, हीर रांझा, उत्तर रामचरित और विक्रमोर्वशीयम। रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। उत्तर रामचरित भवभूति की रचना। हीर रांझा कौन है और सरस्वती चंद्र कौन है? सी का हो गया 3 है, किसमें? सी का 3 और डी का हो गया 2, ठीक है। सरस्वती चंद्र गोवर्धन राम की, हीर रांझा हो गई बारिशा की। ये है इसका आंसर, 1 4 3 2। सरस्वती चंद्र
गुजराती उपन्यास है, इसकी रचना गोवर्धन राम ने की थी। स्थानीय साहित्य में हीर रांझा की रचना वारिस शाह द्वारा की गई। उत्तर रामचरित की रचना 700 ईस्वी में भभूति ने की। और कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। 65वां प्रश्न है, 3 कथन है। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति पाली भाषा से हुई। उल्टा लिखा है, पाली से बनी प्राकृत। ललित विस्तार की रचना प्राकृत भाषा में हुई, ये भी गलत है। संस्कृत भाषा द्रविड़ समूह से संबंधित है, ये भी गलत है भाई। और कौन सा गलत पूछ रहा, कौन सा सही नहीं है? तीनों के तीनों सही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए, पाली, अपभ्रंश तथा अर्धमागधी भाषाओं की उत्पत्ति प्राकृत भाषा से हुई है, पहला हो गया गलत। दूसरा भी गलत है, क्योंकि हीनयान पंथ से संबंधित पुस्तक ललित विस्तार संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा का संबंध प्राचीन भारतीय आर्य समूह से है, तो तीसरा वाला भी गलत हो गया। द्रविड़ भाषा समूह मुख्यतः दक्षिण में बोली जाने वाली भाषाओं से संबंधित है, ना कि संस्कृत से। नंबर 66 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। तमिल और उसके बाद मलयालम। तमिल जो है वो संख्यात्मक रूप से सभी द्रविड़ भाषाओं में सबसे बड़ी भाषा है। भाषा का सबसे पुराना और शुद्धतम रूप मलयालम। देखिए, भाषा का सबसे पुराना और शुद्धतम रूप है तमिल भाषा, और संख्यात्मक रूप से सभी द्रविड़ भाषाओं में सबसे बड़ी भाषा वो है तेलुगु। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, तेलुगु जो है वो संख्यात्मक रूप से द्रविड़ भाषाओं में सबसे बड़ी है, तो पहला वाला गलत। दूसरा भी गलत है। भारत का सबसे पुराना शुद्धतम रूप, भाषा का सबसे पुराना शुद्धतम रूप तमिल भाषा है, जबकि मलयालम द्रविड़ भाषा में सबसे कम बोली जाने वाली तथा नवीनतम भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य केरल से संबंधित नहीं है? केरल से संबंधित है कुटियाट्टम, केरल से संबंधित है मुडियट्टू, केरल से संबंधित है कृष्णाट्टम। यक्षगान कर्नाटक, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। देखिए, यक्षगान जो है कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ठीक है, इसमें संगीत, संवाद, नृत्य की प्रस्तुति, रंगारंग वेशभूषा और लोक लुभावन श्रृंगार के साथ की जाती है। बाकी कुटियट्टम की बात करें तो केरल, कृष्णाट्टम की बात करें ये भी केरल, और मुडियट्टू की बात करें केरल। निम्नलिखित में से कौन सा घराना ख्याल से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। ख्याल से संबंधित नहीं है बनारस घराना। आगरे घराने में भी ख्याल है, जयपुर अतरौली घराने में भी ख्याल है, रामपुर सहवासन घराने में भी ख्याल है। बनारस घराने का संबंध है ठुमरी से। ठीक है, जबकि बात करें आगरा घराना ख्याल गायन से संबंधित है। खुला स्वर और स्पष्ट उच्चारण इस घराने की विशेषता है। इस घराने की स्थापना खुदा बख्श ने की थी। जयपुर अतरौली घराने में ख्याल को मध्यम लय में गाया जाता है, इसे अल्लादिया खां द्वारा स्थापित किया गया था। और रामपुर सहवासन घराना, इसमें द्रुत और धीमे ख्याल को एक तराने के बाद गाया जाता है। ठीक है, यानी सभी में ख्याल है, बनारस में नहीं है। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कजरी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, होरी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, सोहर भी है, छकरी नहीं है। छकरी जो है वो कश्मीर से संबंधित लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय समूह गीत है। यह नूत यानी मिट्टी का बर्तन, रबाब, सारंगी और तुम्बा कनरी हो गया मिट्टी का ऊंची गर्दन वाला बर्तन के साथ गाया जाता है। कजरी उत्तर प्रदेश व निकटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। होरी का संबंध होली से है, इसका संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। और सोहर जो है वो पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में सोहर गाकर जीविकोपार्जन करते हैं। यह दो संस्कृतियों को मिलाने वाला गीत है। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला कौन सा गीत है? सोहर है। यूपी टेट में बहुत पूछते हैं इसको।
17वां प्रश्न है, लोक संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साई कुटी जई, लाई हरोबा बिहू। बिहू तो असम का है, सभी को पता होगा। लाई हरोबा मणिपुर का है, मेघालय का है। मणिपुर ठीक है। साई कुटी जई मिजोरम सी, सारे के सारे सही हैं, डी है। मतलब वहाँ वो ऑप्शन है जिसमें 1 2 3 है। देखिए, साई कुटी जई मिजोरम की एक कवित्री द्वारा रचित गीत है। लाई हरोबा देवी और देवता, मणिपुर का त्योहार, बिहू असम, ठीक है, नव वर्ष का प्रतीक। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में, भरत मुनि ने। बढ़ा दीजिए स्पीड। नाट्य शास्त्र एक व्यापक ग्रंथ है जो प्रमुख रूप से नाट्य कला से संबंधित है, लेकिन इसके कुछ अध्यायों में संगीत के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत सारगम और रंगात्मकता, रूपों और बाधों के बारे में भी जानकारी मिलती है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, रागात्मकता लिखा, ठीक है। 72वां प्रश्न है, सर्प चित्रकला भी कहा जाता है किसको? सर्प चित्रकला कहा जाता है मंजूषा को। मंजूषा चित्रकला, सर्प चित्रकला। मंजूषा चित्रकला को सर्प चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। यह चित्रकला बिहार के भागलपुर से संबंधित है। इसमें नाग का रूपांकन सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए इसे नाग चित्रकला भी कहते हैं। नीचे का भी पढ़ लीजिएगा। भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ किसमें पाया जाता है? ये तो नाट्य शास्त्र में ही होगा। देखिए, नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। इसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक विविध तथा रोचक प्रबंध प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर ने अभिनय दर्पण ग्रंथ की रचना नृत्य कला के विषय पर की है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। राष्ट्रकूट कांगे, डी है इसका आंसर। देखिए, एलोरा जो है महाराष्ट्र में स्थित यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये गुफाएं, यहाँ चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से संबंधित हैं। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर यहीं पर स्थित है, जो एक शैलकृत मंदिर है। एलोरा के सभी स्मारक राष्ट्रकूट राजवंश के दौरान बनवाए गए थे, जिन्होंने हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण कराया। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर राजकूट राजवंश के बारे में। जब उत्तर भारत पर पालों और प्रतिहारों का शासन था, तब दक्कन पर राष्ट्रकूटों का शासन था। इस राज्य के संस्थापक मोस्ट इम्पोर्टेंट दंती दुर्ग थे, जिन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था, टॉप मोस्ट। पंचायतन शैली किससे संबंधित है? पंचायतन जो है चित्रकला का एक रूप नहीं है, दक्षिण भारत का एक नृत्य रूप नहीं है, संगीत का एक रूप नहीं है, यह है एक मंदिर वास्तुकला शैली। बहुत पूछा गया। देखिए, पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसमें चार, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें चार अन्य मंदिरों से घिरा एक केंद्र मंदिर होता है। केंद्र मंदिर होता है, यानी एक बड़ा मंदिर बीच में होता है और चार छोटे छोटे मंदिर होते हैं उसके चारों ओर। पंचायतन मंदिरों के उदाहरणों में उदयपुर में जगदीश मंदिर, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, और खजुराहो में ही कंडरिया महादेव मंदिर, और भुवनेश्वर में ब्रह्मोश्वर मंदिर। 75वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विशेषताएं किस शैली से संबंधित है? दिख तो नहीं गया आंसर आपको। ऊंचे मंडप हैं, पंचायतन शैली है। मंदिर परिसर में जलाशय का अभाव तथा मंडपों के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग। द्रविड़ शैली, वेसर शैली, विजयनगर शैली या नागर शैली। मंदिर रचना की कितनी शैलियाँ? उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में वेसर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। इसका उत्तर क्या है? नागर शैली, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 5वीं शताब्दी के बाद उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ विकसित हुई या शैली विकसित हुई, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये उत्तरी भारत शैली या नागर शैली की विशेषता है। पंचायतन शैली के आधार पर मंदिर निर्माण है, यानी एक बड़ा मंदिर बीच में होगा, चार छोटे मंदिर उसके चारों ओर। मंदिर परिसर में कोई जलाशय नहीं। ऊंचे मंडप तथा द्वार मंडपों के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग, और मंदिर के बाहर गंगा यमुना की मूर्तियों का निर्माण। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन मंदिरों का संबंध नागर शैली से है? तो नागर शैली के मंदिर कैसे? प्रांगण जलाशय में कोई वो नहीं होगा, स्विमिंग पूल या जलाशय, ठीक है। और पंचायतन शैली के मंदिर हैं, एक बड़ा मंदिर बीच में या केंद्र मंदिर बीच में, चार मंदिर छोटे चारों ओर। लिंगराज मंदिर नागर शैली का मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का मंदिर है। मुक्तेश्वर मंदिर नागर शैली का मंदिर है।
1 2 4 मीनाक्षी मंदिर और कैलाश मंदिर को हटा दीजिए। तो 1 2 4 है क्या किसी में? बी है इसका आंसर। देखिए नागर शैली के मंदिर, लिंगराज मंदिर, ठीक है, मुक्तेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, सोमनाथ मंदिर। द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात करें तो मामल्लपुरम के मंदिर, कैलाश मंदिर, वैकुंठ, पेरुमल मंदिर, महाबलीपुरम, तंजौर और तिरुपति मंदिर। स्पष्ट है कि लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर तथा मुक्तेश्वर मंदिरों का संबंध नागर शैली से है, जबकि मीनाक्षी मंदिर, कैलाश मंदिर का संबंध द्रविड़ शैली से है। 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली में बना हुआ एकमात्र मंदिर है? द्रविड़ शैली में बना हुआ एकमात्र उत्तर भारतीय मंदिर, यह है ग्वालियर का तेली मंदिर। बी है इसका आंसर। देखिए ग्वालियर का तेली मंदिर द्रविड़ शैली में बना एकमात्र उत्तर भारतीय मंदिर है। इसकी दीवारें तथा छत द्रविड़ शैली में हैं तथा नक्काशियां तथा मूर्तियां, जबकि शब्द ज़्यादा सही होगा, जबकि नक्काशियां और मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली में निर्मित हैं। बेसर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। बेसर शैली यानी मध्य भारत की शैली, ठीक है। मंदिर रचना निर्माण में उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर, दक्षिण भारत में द्रविड़, ये याद रखना, ठीक है। और ये जो वेसर शैली है ना, वो नागर शैली और दक्षिण की द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। देखिए वेसर शैली को कर्नाटक शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच निर्मित हैं। कौन सा इसमें सही है? वेसर शैली को कर्नाटक शैली के रूप में जाना जाता है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला भी दूसरा वाला भी सही है। देखिए वेसर शैली को कर्नाटक या चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह चालुक्यों के काल में विकसित हुई। वेसर शैली हिंदू भारतीय स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वेसर शैली की संज्ञा दी गई, जैसा बताया मैंने अभी। देखिए यह विन्यास में द्रविड़ शैली तथा रूप में नागर शैली जैसी होती है। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच निर्मित हैं। चलिए आ जाइए 79 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए मुंबई में या उस समय के बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था क्या? पहला दूसरा दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए 8 अगस्त 2025 को भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन के 83 वर्ष पूरे किए, जिसे अब अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया तथा वर्तमान मुंबई उस समय का बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, मतलब 2022 से जाना जाता है। 83 साल इस साल हो गए, 80 साल हो गए थे 2022 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज किस महिला ने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा, इनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या अरुणा आसफ अली? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज किस महिला ने फहराया था? अरुणा आसिफ अली नाम है इनका। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। भारत छोड़ो और साइमन गो बैक प्रसिद्ध नारे सबसे पहले किसने गढ़े? ये सबसे पहले गढ़े यूसुफ मेहर अली ने। ए है इसका आंसर। देखिए भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने बम्बई के मेयर के रूप में भी काम किया था। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था, ठीक है। नारा गढ़ना और देना अलग अलग बातें हैं दोनों।
82वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह। कालानुक्रम लगाइए इनको। देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 है, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 हो गया, तीसरा 32 हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 हो गया, और रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह 1946 हो गया। तो 3-2-1 हो गया। ये तो किस में, सी में है इसका आंसर। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, करो या मरो का नारा दिया। और क्या क्या, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह जो है 1946 में। ये सब पढ़ लेना आप पॉज मार के, ठीक है। डालता हूँ एक फ्रेम में। 83वां प्रश्न क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले तो एनी बेसेट, लेकिन यहाँ पहली भारतीय महिला पूछ रहा है तो सरोजिनी नायडू हैं। और अधिवेशन भी पूछ रहा है दूसरे स्टेटमेंट में, कानपुर अधिवेशन भी ठीक है, 1925 भी ठीक है, दोनों के दोनों सही हैं ये। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। 1925 का कानपुर अधिवेशन में बनी वो, ठीक है। कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि दी गई। उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, था क्या, कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को बीरबाला के रूप में जाना जाता है। बीरबाला कौन है इसमें, उषा मेहता, सरोजिनी नायडू तो नहीं है, कनकलता बरुआ या अरुणा आसफ अली। किस महिला क्रांतिकारी को बीरबाला के नाम से जाना जाता है, बीरबाला के नाम से जाना जाता है, और क्यों जाना जाता है, कनकलता बरुआ को। देखिए, कनकलता बरुआ असम के सोनितपुर जिले के गोहरपुर की रहने वाली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी आयु मात्र 18 वर्ष की थी। स्थानीय लोग उन्हें बीरबाला के नाम से जानते हैं। 20 सितंबर 1942 को भारी संख्या में लोग असम के सोनितपुर जिले के गोहरपुर पुलिस चौकी पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। उनका उद्देश्य पुलिस चौकी पर लगे यूनियन जैक को उतारकर भारतीय झंडा फहराना था, ठीक है। कनकलता महिलाओं के समूह का प्रतिनिधित्व कर रही थी। थाने के दरोगा के धमकी देने पर भी वो नहीं मानी और झंडा लेकर आगे बढ़ती रहीं। आखिरकार वो पुलिस की गोली का शिकार हुईं और शहीद हो गईं। 85वां प्रश्न है, ये बंगाल में वामपंथी राजनीति तथा क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थी। वर्ष 1930 के चटगांव शस्त्रागार लूट में ये सूर्यसेन के साथ लड़ी थी तथा वर्ष 1932 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उपरोक्त में से निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी के बारे में बात हो रही है। राजकुमारी अमृत कौर, कल्पना दत्ता, कमला देवी चट्टोपाध्याय या अरुणा आसफ अली। सूर्यसेन के साथ कौन लड़ाई लड़ी, कल्पना दत्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, कल्पना दत्ता जो है बंगाल में वामपंथी राजनीति थी। कल्पना दत्ता बंगाल में वामपंथी राजनीति और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थीं। 1930 के चटगांव शस्त्रागार लूट में वे सूर्यसेन के साथ लड़ीं तथा 1932 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उनके बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया और 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन वो भूमिगत तरीके से पार्टी तथा आज़ादी के लिए लगातार काम करती रहीं। 86वां प्रश्न है, ये गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थीं। नमक सत्याग्रह में भी अपना योगदान दिया इन्होंने। उनका मुख्य कार्यक्षेत्र शिक्षा के माध्यम से महिलाओं तथा हरिजन समाज को सशक्त बनाना था। वह अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संगठन की अध्यक्ष भी रहीं।
ठीक है। ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की अध्यक्ष रहीं। किस महिला क्रांतिकारी के बारे में बात हो रही है? गांधी जी के विचार से प्रभावित। कौन है वो महिला? वो है राजकुमारी अमृत कौर। ए है इसका आंसर। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजकुमारी अमृत कौर ने अंग्रेजों के साथ राजकुमारी अमृत कौर ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अंग्रेजों के खिलाफ। पंजाब के कपूरथला राजघराने से संबंधित थी। लंदन से पढ़ाई करने के बाद भारत लौटी वो। गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थी। नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मुख्य क्षेत्र शिक्षा के माध्यम से महिलाओं तथा हरिजन समाज को सशक्त बनाना था। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संगठन की अध्यक्ष भी रहीं वो। भारत छोड़ो आंदोलन में वे लोगों के साथ मिलकर जुलूस निकालती, विरोध प्रदर्शन करती और शिमला में 9 से 16 अगस्त के बीच उन्होंने प्रतिदिन जुलूस निकाला तथा पुलिस ने उन पर 15 बार लगातार निर्दयता से लाठीचार्ज किया। 87वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला ने धरसाना नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी व सभी अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहों का नेतृत्व किया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है सुचेता कृपलानी। सॉरी, सरोजनी नायडू। ए है इसका आंसर। सरोजनी नायडू प्रारंभ से आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय रहीं। उन्होंने धरसाना नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी व सभी अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 3 दिसंबर 1940 को विनोबा भावे के नेतृत्व में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लेने के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें शीघ्र ही जेल से रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए प्रमुख नेताओं में वे शामिल थीं। उन्हें पुणे के आगा खां महल में रखा गया था। 10 महीने के बाद जेल से वो रिहा हुई, फिर से राजनीति में सक्रिय हुई। भारत में फैले प्लेग महामारी के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए भारत सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी उनको, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया। उस समय भारत सरकार कौन सी? ब्रिटिश भारत सरकार होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है। तथा मार्च 1949 तक वो उस पद पर बनी रहीं और अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। सरोजनी नायडू भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की प्रबल समर्थक थीं। उन्हें उनकी कविताओं के लिए भारत की बुलबुल या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता करने वाली। 88वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महिला ने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इंकलाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर डी। अरुणा आसफ अली नमक सत्याग्रह के दिनों से ही राजनीतिक रूप से सक्रिय रहीं, लेकिन उनकी पहचान 9 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में बनी, जब नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने भी अन्य नेताओं की भांति ही भूमिगत तरीके से भागीदारी की और आंदोलन के प्रचार में अपना योगदान किया। उन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इंकलाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। नंबर 89, सुचेता कृपलानी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनका विवाह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य जे बी कृपलानी से हुआ था। वह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य, बाद में लोकसभा की सदस्य भी रही। 1963 में वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। गलत पूछ रहा है। पहला विषय है, दूसरा विषय है, तीसरा विषय है, गलत कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर लगाएंगे डी। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस महिला ने कांग्रेस रेडियो के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? ये कौन है? कांग्रेस रेडियो के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाली उषा मेहता।
चलिए 91 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मीराबेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा सही है। मीराबेन मेडलिन ब्रिटिश नेवी ऑफिसर एडमंड स्लेड की बेटी थीं। मीराबेन नाम उन्हें गांधी जी ने दिया था। दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए मीराबेन का जो वास्तविक नाम है वो था मेडलिन स्लेड। वो ब्रिटेन के एक कुलीन परिवार से संबंधित थी। मेडलिन ब्रिटिश नेवी ऑफिसर एडमंड स्लेड की बेटी थीं। 1925 में भारत पहुंची वो, साबरमती आश्रम में रहने लगी। गांधी जी ने उन्हें अपनी बेटी माना और मीराबेन नाम दिया, तो दूसरा वाला भी सही हो गया। तब से वे गांधी जी की सहयोगी के रूप में हमेशा से उनके साथ रहने लगी। ठीक है, आगे की कहानी पर आते हैं। 1931 में गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गई वो। इसके बाद वे गांधी जी के विचारों को इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में स्थित समाचार पत्रों को भेजती थीं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वो ऐसा करती रहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मीराबेन को गांधी जी के साथ गिरफ्तार किया गया और उन्हें आगा खां महल में भेज दिया गया, जहां वो 21 महीनों तक रहीं। ठीक है, 2 साल का समय होता है लगभग। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रो मोर फूड अभियान की सलाहकार रहीं। उन्होंने ऋषिकेश में एक आश्रम की स्थापना की तथा जीवन के अंतिम समय तक वे वहीं रहीं। इसी तरह मीराबेन ने अपना संपूर्ण जीवन भारत की सेवा में अर्पित किया तथा गांधी जी के संदेशों का पालन करती रहीं। और आज एक ये हैं और एक आज के नेता हैं। 92 नंबर का प्रश्न है, कमला देवी चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कमला देवी चट्टोपाध्याय नमक सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही राजनीति में सक्रिय रहीं। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी तथा भारतीय दस्तकारी परिषद की स्थापना में अपना योगदान दिया। बिल्कुल, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। पढ़िए इसको। तिरानवे नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। बी.डी. सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर भाषण देते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर प्रारंभ किया गया। बिल्कुल, बी.डी. सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर भाषण देते थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा चलाया अभियान? ऑपरेशन जीरो आवर। तो सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ है? कहाँ पर है? बाराबंकी में। बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। यहाँ उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक माघ में एक बड़ा मेला लगता है। एलोरा के शैलकृत मंदिर निम्नलिखित में से किन 3 प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऊपर भी था एक्सप्लेनेशन में राष्ट्रकूटों ने। हिंदू बौद्ध और जैन है। ठीक है, ईसाई इस्लाम नहीं है, ईसाई को हटा दीजिए, डी है इसका आंसर। देखिए एलोरा की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। यहाँ 14 गुफाओं का समूह है, जिनमें 17 ब्राह्मण यानी हिंदू गुफाएं हैं, 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 5 जैन धर्म से संबंधित है। वेद संख्या में 4 हैं। इनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। किधर गया? ठीक है, संगीत जो है वो सामवेद में है, जादू टोना ये सब अथर्ववेद में है, यज्ञ अनुष्ठान यजुर्वेद में है।
देखिए वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की प्रस्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण है, अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। ठीक है, अग्नि जो है वो आग का देवता, इंद्र जो है वो युद्ध का देवता और सोम है वनस्पतियों का अधिपति। ये सब इम्पोर्टेंट है। 97 नंबर का प्रश्न है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित में से क्या कहते थे? किस शब्द से संबोधित करते थे? दस्यु। ठीक है, दस्यु का अर्थ है दास। देखिए आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, दास का स्त्रीलिंग हो गया दासी। शब्द का मतलब जो है वो गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। और किससे संबंधित है? आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़, कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। 99 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ते को पालतू बनाया गया। देखिए सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, तो कुत्ता एक पालतू जानवर है, घरों में रखने वाला है, सड़कों पे भटकने के लिए नहीं है कुत्ता। सौवें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती किसानों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? पेयमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा, गुफक्राल, बुर्ज होम। देखिए पुरातत्वविदों को कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं पेयमपल्ली से, हल्लूर से, महागड़ा से, गुफक्राल से, बुर्ज होम से, सभी से, इन पांचों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5। उपरोक्त सभी स्थान नवपाषाणकालीन पुरास्थल हैं। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये 100 प्रश्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट, अधिकतर इसमें प्रश्न एंशियंट के ही थे। ठीक है, 20 से 22 प्रश्न मॉडर्न के थे। इम्पोर्टेंट महिलाएं भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाने वाली। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में मिलेगी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आरओ के मेंस एग्जाम में, जो 120 नंबर का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है वो। यूपी टीजीटी होने वाला है कई सालों के बाद, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं, RRB चल रहा है, ठीक है, 12-13 हज़ार वैकेंसी हैं। IBPS ग्रामीण बैंक का जो आया है फॉर्म, सभी में इम्पोर्टेंट है।